मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और सॉल्यूशन चैप्टर का ये आपका लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम लोग आज ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसके पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका स्टार्ट हुआ था और आपका 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो चुका था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी दिया था, उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा या फिर यूट्यूब वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको सॉल्यूशन उसका दे दूंगा। ठीक है, तो अब जो आज नया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये इंटरेस्टिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसमें हो सकता है कि एक वीडियो में पूरे पार्ट इसके नहीं आए, हो सकता है आपको सेकंड वीडियो में कुछ पार्ट्स आ सकते हैं। तो इस वजह से ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इसलिए है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे थ्योरीज पार्ट कुछ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ एप्लीकेशन पार्ट है और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एग्जाम में क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी हर महीने में ज़्यादा है, एज ए न्यूमेरिकल या एज ए थ्योरी या फिर कोई डेफिनेशंस या कोई इससे रिलेटेड कोई हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसे कहा जाता है वो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। ऑस्मोटिक प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोगों को ये पढ़ना पड़ता है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये एक केमिस्ट्री का फिनोमिना है, घटना है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस से भी पहले हम लोगों को ये जानना होता है डिफ्यूजन, क्योंकि एक टर्म होता है केमिस्ट्री में डिफ्यूजन और एक टर्म होता है ऑस्मोसिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, क्योंकि ये रिलेटिव टर्म है। बहुत मतलब कुछ कॉमन चीज लगता है, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे मैंने सबसे पहले बोर्ड पे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में अंतर बताया है आपको। ठीक है, आपको डिफ्यूजन पढ़ना बिल्कुल नहीं है, आपको पढ़ना ऑस्मोसिस है, लेकिन फिर भी मैंने डिफ्यूजन टर्म को उठाया है। डिफ्यूजन का हिंदी होता है विसरण, जबकि ऑस्मोसिस का होता है परासरण। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो शायद 9th-10th में विसरण और परासरण ये 2 वर्ड जरूर सुने होंगे। अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो आप समझ लीजिए यही आप पहली बार सुन रहे हैं और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये डे टू डे लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये दोनों ऐसी घटना है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हम लोगों को दिखता भी है, खास करके ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए डिफ्यूजन क्या होता है ध्यान समझिएगा। डिफ्यूजन बहुत सिंपल चीज है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को मैं पहले इस डायग्राम यहाँ जो फिगर बनाया है मैं उससे समझा देता हूँ, उसके बाद आपको जो डिफरेंस लिखा हुआ है बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा और बाद में इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका सॉल्वेंट है, और इसमें जो यहाँ डॉट 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 दिख रहा है वो आपका सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स है या सॉल्यूट का पार्टिकल्स है। ठीक है, जैसे आप पानी लिया, आपने पानी में आपने चीनी डाल दिया, पानी में क्या मिला दिया, चीनी। ठीक है, तो पहले जब चीनी आपने को डाला होगा, मान लिया 1 स्पून 1 चम्मच चीनी या पानी में डालते हैं, 1 चम्मच चीनी को पानी में डालते हैं, तो पानी चीनी क्या होता है, पहले एक जगह रहता है। ठीक है, एक पानी चीनी का मॉलिक्यूल्स क्या रहता है, एक जगह रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि वो पूरे सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक दूसरे में मिक्स करने लग जाते हैं, मिलने लगते हैं, मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक दूसरे में क्या होने लगते हैं, मिक्स करने लग जाते हैं, इंटरमिक्सिंग हो जाता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरफ और सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरफ एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, चीनी पानी की तरफ, पानी चीनी की तरफ, मतलब ये एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाएंगे, और इसी मिलने को, इंटरमिक्सिंग को कहा जाता है डिफ्यूजन। क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। कितना सिंपल है, पानी में आपने चीनी मिलाया और चीनी पानी में और पानी चीनी में एक दूसरे में मिलना शुरू हो गया, इंटरमिक्सिंग हो गया, इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन। आप कोई चीनी पानी ही नहीं, ऐसे पानी है, पानी में आपने मान लिए जैसे ये 1 गिलास पानी है, उसमें आपने उजाला जो होता है, उजाला है ना, जिस नीले रंग का जो उजाला होता है उसको आपने डाला पानी में। ठीक है, तो क्या होगा, उजाला, पहले पानी का कलर कोई कलर नहीं होता, आपको पता है पानी कलरलेस होता है। जब आप उजाला डालेंगे, उजाला ब्लू कलर का होता है, जब आप उसे डालेंगे तो शुरुआत में उजाला थोड़ा सा 2 बूंद गिरा पानी में। ठीक है, तो क्या वो 2 बूंद वहीं रहता है कि वो पानी में वो मिल जाता है, क्या पानी का कलर चेंज होता है कि नहीं, बिल्कुल। जब आपने पानी में जो पहले कलरलेस था उसमें 2 बूंद उजाला डाला तो उजाला जो है पूरे पानी में, ठीक है, एक साथ मिक्स करना शुरू हो जाता है। तो यहां पर ये जो टर्म हुआ कि पूरे पानी का कलर ब्लू हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि उजाला पानी की तरफ और पानी उजाले की तरफ ये हुआ आपका मिक्स करना शुरू हुआ, नीले रंग का उजाला। तो इससे क्या होता है, इसी फिनोमिना को आप लोग कह सकते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन बहुत सिंपल टर्म है, एक दूसरे का आपस में एक्सचेंज होना, सॉल्यूट का सॉल्वेंट की तरफ, सॉल्वेंट का सॉल्यूट की तरफ मिक्सिंग करना कहलाता है डिफ्यूजन, विसरण। ठीक है, ये आपका गैस में भी होता है, जैसे इस रूम में
ऐसे ये रूम है, ठीक है, इसमें किसी ने मान लीजिए कोई धुआं छोड़ दिया, ठीक है, कोई धुआं, पानी पहले शुरू में कोई गैस नहीं था, किसी ने डस्ट पार्टिकल या धुआं छोड़ दिया, तो धुआं क्या होगा, पूरे रूम में मिलना शुरू हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन, ठीक है। ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। क्या बोला मैंने, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। आप बोलेंगे ये हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन क्या है, जिस जगह पे सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है उसे कहा जाता है हाई कंसंट्रेशन। ये याद रखिएगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन बहुत मिलेगा आपको ऑस्मोसिस में। जिस जगह पे सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होता है, जैसे पानी है, पानी में आपने चीनी मिला दिया है, ठीक है, एक ग्लास पानी है, इसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाला, और एक ग्लास पानी में आपने 4 चम्मच चीनी डाला, तो जिसमें 4 चम्मच चीनी होगा उसे कहा जाएगा हाई कंसंट्रेशन, और जिसमें कम चीनी होगा उसे कहा जाएगा लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो डिफ्यूजन किधर से किधर होगा, हमेशा हाई से लो की तरफ, ठीक है। देखिए आपने जब यहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल मिलाया होगा, तो सॉल्यूट का पार्टिकल जो है इस जगह पे क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा था। अब क्या है, और इधर क्या था, इस तरफ क्या था आपका लो कंसंट्रेशन, तो हाई से लो की तरफ हुआ कि नहीं, मूवमेंट हुआ कि नहीं। तो ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है हमेशा किधर से किधर होगा, हाई से लो की तरफ, और हाई से लो होने के बाद ये आपस में क्या हो गया, इंटरमिक्स कर गया, इसी को कहा जाएगा डिफ्यूजन। तो डेफिनेशन देखिए कितना सिंपल सा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पे मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, यहां पे मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट। इस मॉलिक्यूल्स में सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल्स आ गया और सॉल्वेंट का भी मॉलिक्यूल्स आ गया, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरफ और सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरफ मूव किया है, ठीक है, इसलिए मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव करना क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। कितना सिंपल टर्म था, डिफ्यूजन इसे ही कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आता हूं आपका ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस में डेफिनेशन पहले क्लियर कर दूंगा, बाकी ये जो पॉइंट्स हैं आपको तभी समझ में ज्यादा बेहतर से आएगा। अब ऑस्मोसिस क्या है समझिएगा, ठीक है, बहुत विपरीत प्रक्रिया है ऑस्मोसिस, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, पहले इस डायग्राम को समझिए। यहां पर मैंने एक, आपको लग रहा होगा इसमें कहीं पे कोई पार्टीशन नहीं किया हुआ, यहां पे एक पार्टीशन है। ये पार्टीशन को कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पूरा वर्ड को समझिए, सेमी का मतलब होता है आधा, परमिएबल मतलब परमिट करना, मतलब जिसको किसी को परमिट करना, जाने के लिए मतलब जाने देना, परमिट करना। मेम्ब्रेन मतलब होता है परत, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। बीच में इसका एक मेम्ब्रेन, आप सवाल आ रहा होगा मन में कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है सर, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, इसका एग्जांपल भी बताऊंगा, सब समझ में आएगा। पहले डायग्राम देखिए, एक कंटेनर है जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आप कह सकते हैं कि एक पार्टीशन है, ठीक है, जिसके एक तरफ एक ऐसा सॉल्यूशन रखा गया है जो कि हाई कंसंट्रेटेड है, और एक तरफ एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि लो कंसंट्रेटेड है। आप समझ गए होंगे कि हाई कंसंट्रेटेड लो कंसंट्रेटेड मैं क्या कह रहा हूं। इस तरफ सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है इसलिए मैंने देखिए डॉट 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 ज्यादा दिया है, और इस तरफ सॉल्यूट का मात्रा कम है इसलिए मैंने डॉट 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 कम दिया है। तो एक तरफ हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक तरफ लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बीच में है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या, पहले मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है, ध्यान रखिएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिससे होकर सिर्फ सॉल्वेंट का पार्टिकल ही पास कर सकता है, जिसके अंदर जैसे पानी और चीनी है, और यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो पानी चीनी दोनों इससे पास नहीं करेगा, सिर्फ पानी पास करेगा। अब आपको मन में आ रहा होगा सर पानी ऐसा क्या खास बात है, सिर्फ सॉल्वेंट ही क्यों पास करता है, कि सेमी, इसका कारण यह है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो छिद्र होता है, पोर, छेद, वो बहुत ही महीन होता है, पतला होता है। उस पतले छेद से सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही मूव कर पाएगा, क्योंकि सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स होता है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल से बड़ा होता है, इसलिए सॉल्वेंट रुक जाएगा और सिर्फ सॉल्यूट रुक जाएगा। मैंने क्या कहा, सॉल्यूट का पार्टिकल सॉल्वेंट से बड़ा होता है, इसलिए मान लीजिए देखिए ये आपका एक परत है जिससे सॉल्वेंट का पार्टिकल छोटा है इसलिए पार कर जाएगा, जबकि सॉल्यूट बड़ा है इसलिए रुक जाएगा। आप चाय पत्ती, जब चाय आप बनाते हैं तो चाय पत्ती जब आप चाय को छानते होंगे उसमें चाय पत्ती का पार्टिकल उस छकनी में रुक जाता है और चाय नीचे गिर जाता है, होता है कि नहीं। तो आप यही समझ सकते हैं कि वो जो जो आपने छकनी है वो भी एक तरह का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो चाय को पास करने देता है, पानी को पास करने दिया, लिक्विड को पास करने दिया, जबकि जो चाय पत्ती का पार्टिकल बड़ा बड़ा होता है उसको वो रोक लेता है, तो वो भी एक तरह का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। लेकिन वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ यूज नहीं होगा, ठीक है। वो मैं आपको बस जनरलाइज में बता दिया कि इसे आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, क्योंकि सेमी मतलब आधा, सिर्फ सॉल्वेंट को पास करने दे, सॉल्यूट को पास करने नहीं दे, वैसे मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक तरफ लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा रखा हुआ है। इधर पानी चीनी का घोल यहाँ भी, पानी चीनी का घोल यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे चीनी का पार्टिकल कम और यहाँ पे चीनी का पार्टिकल ज्यादा, ठीक है, इसलिए इसको कह रहे हैं लो, इसको कह रहे हैं हाई। अब होगा क्या अगर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो क्या होगा, इसका एग्जांपल भी मैं बताऊंगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या एग्जांपल मैं सब बताऊंगा, ठीक है, पहले समझ लीजिए होगा क्या। धीरे धीरे क्या होता है, ये फिनोमेना खुद ब खुद होता है। होता क्या है कि धीरे धीरे जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है वो लो से हाई की तरफ मूव करना शुरू करेगा। सॉल्वेंट का जो पार्टिकल का है या मॉलिक्यूल्स का है किधर से किधर मूव करेगा, लो से हाई। देखिए एरो इस तरफ है, मतलब सारा पानी इधर रीसेगा, रीसना होता है ना, ठीक है, सिर्फ सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं, ठीक है। तो थोड़ा देर के बाद क्या होगा, आप देखिए यहां पे लेयर यहां था, यहां पर ये लेयर बढ़ गया, यहां से पानी इधर जा रहा है इसलिए इसका लेयर बढ़ गया, इसका लेयर घट गया। तो ये सॉल्वेंट का मूवमेंट हुआ, सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट हुआ, किधर से किधर, लो से हाई की तरफ। किससे होकर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर। इसी घटना को कहा जाता है ऑस्मोसिस। इसी घटना को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस को हम अभी, मैं जब आपको कुछ देर के बाद जब मैं इसका आपको एप्लीकेशन से बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ऑस्मोसिस नहीं होता तो हम लोग जिंदा भी नहीं रहते। ऑस्मोसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। कैसे होता है मैं सब बताऊंगा आपको, पहले समझिए। सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से किधर, हाई। किससे होकर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। क्लियर है कि नहीं। देखिए यहां पर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यहां सिर्फ सॉल्वेंट लिखा हुआ है, यहां पर क्या था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ था, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, किधर से किधर, लो से हाई, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस। तो देखिए अब इन दोनों में अंतर आपको समझना है। डेफिनेशन और फिगर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको समझना है इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए ये अगर डेफिनेशन समझ में आ गया कि अंतर, आपको मैं 2 मिनट में पूरा अंतर को क्लियर कर दूंगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा अंतर, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं। ये किधर से किधर होता है, हाई से लो की तरफ, जबकि ये किधर से किधर होता है, लो से हाई की तरफ। इसमें किसका मूवमेंट होता है, तो इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मूवमेंट हो रहा था, जबकि इसमें किसका मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था। एक डेफिनेशन से आप 2 पॉइंट को क्लियर कर लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अंतर क्या है, समझिएगा। नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। क्या डिफ्यूजन के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जरूरत है, बिल्कुल नहीं। यहां तो का सवाल ही नहीं उठता है, तो नाम भी नहीं था। जबकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जरूरत होता है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टेक्स प्लेस। इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मूव किया था, सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरफ, सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरफ, तब ना ये मिक्स किया। जबकि इसमें मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट टेक्स प्लेस, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है। थर्ड, इट इज कॉमन इन लिक्विड एज वेल एज गैसेस सॉल्यूशन। ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल है और गैसेस सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब मैंने आपको बताया था, इस रूम में अगर धुआं भर दिया जाए तो धुआं पूरे रूम में फैल जाएगा। कहा था मैंने, वो क्या था, धुआं क्या था, गैस। तो ये गैसेस सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन दोनों के लिए अप्लाई होता है। मतलब डिफ्यूजन आपको गैस में भी दिखेगा और लिक्विड में भी दिखेगा, जबकि ऑस्मोसिस सिर्फ आपको लिक्विड में ही दिखेगा, ये आपका गैस में नहीं होता है, ठीक है। डिफ्यूजन सिर्फ कहां होता है, लिक्विड में, गैस में नहीं, जबकि ये लिक्विड और गैस दोनों में होता है, ठीक है। और लास्ट अंतर क्या है, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिफ्यूजन हो रहा है, अगर आप सोचेंगे कि डिफ्यूजन को मैं रोक देता हूं, तो आप डिफ्यूजन को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। इसको स्टॉप नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। कुछ भी करके आप इसे रोक नहीं सकते, ठीक है। जबकि इट कैन बी स्टॉप्ड एज वेल एज रिवर्स्ड। मतलब ये है कि अगर सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर रहा है तो आप चाहें तो इस सॉल्वेंट को मूव करने से रोक सकते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कैसे, ये मैं अभी बताऊंगा थोड़ा देर के बाद। और यही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर यहीं पे आएगा, यहीं पे आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा। तो इसको रोका जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है। रिवर्स का मतलब सॉल्वेंट इधर मूव कर रहा है ना, आप सॉल्वेंट को इधर मूव करा सकते हैं, उल्टा हाई से लो की तरफ भी मूव करा सकते हैं। कैसे मैं आपको बताऊंगा, बस मैं अभी फिलहाल बता दिया कि इसे आप रोक भी सकते हैं और उल्टा भी कर सकते हैं, जबकि डिफ्यूजन को आप रोक या उल्टा नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर, ठीक है। आप इतना नोट डाउन कीजिएगा, फिर मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको बता रहा हूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस नाम का फिनोमेना मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। सबसे पहले आपने भी जस्ट देखा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। अब मैं बता रहा हूं कि
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों में मेजर जो डिफरेंस कहा जा सकता है या मेजर पॉइंट है दोनों में, वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना डिफ्यूजन हो ही नहीं सकता है और ऑस्मोसिस के होने के लिए वही जिम्मेवार है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है, मैंने आपको हालांकि समझा दिया, फिर भी डेफिनेशन में बता देता हूं और उसका एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल मैंने आपको नहीं बताया इसलिए मैं आपको एग्जांपल ही बता रहा हूं कि कौन कौन सा मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर आता है। कई बार एग्जाम में आता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, एसपीएम का एग्जांपल दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट को अपने से पास होने दे, सिर्फ पानी को पास होने दे, सॉल्यूट को पास होने नहीं दे, उसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, जिससे सिर्फ पानी, विलायक पास हो, विलेय पास ना हो, सॉल्वेंट पास करेगा, सॉल्यूट रुक जाएगा, उसी को कहा जाएगा एसपीएम। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, दोज मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कितना सिंपल सा डेफिनेशन है। इसका एग्जांपल्स आते हैं कि ये मेन एग्जांपल है आपका। इसका दो तरह का एग्जांपल होता है, एक होता है नेचुरल एग्जांपल और एक होता है आर्टिफिशियल या मैन मेड। प्राकृतिक उदाहरण भी है और कुछ मानव निर्मित जो इंसान ने बनाया है वैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी हैं। तो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल क्या है, तो वेजिटेबल मेम्ब्रेन एंड एनिमल मेम्ब्रेन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है वनस्पति का झिल्ली और एनिमल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जंतु झिल्ली। ठीक है, अब ये बोलेंगे कि सर ये वेजिटेबल मेम्ब्रेन या फिर एनिमल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो देखिए क्या मैंने यहां लिखा हुआ है, विच आर फाउंड जस्ट अंडर द आउटर स्किन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। कि ये मान लीजिए प्लांट का आउटर स्किन है, तो किसी प्लांट के आउटर स्किन के अंदर, है ना, हम किसी प्लांट के आउटर स्किन के अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है वो कहलाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई प्लांट हो सकता है या हम लोग हो सकता है, हमारे बॉडी का जो ये आउटर स्किन है इसके अंदर का जो स्किन होगा, अंदर का जो झिल्ली होगा, परत होगा, उसे ही कहा जाएगा एक तरह का, वो कैसा काम करेगा, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। ये हो गया आपका नेचुरल एग्जांपल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो मानव निर्मित है। ये आपको सीधा याद रखना पड़ेगा, पर्चमेंट पेपर और सेलोफेन। पर्चमेंट पेपर और सेलोफेन, पर्चमेंट पेपर जो होता है वो सेलुलोज से द्वारा निर्मित होता है और सेलोफेन एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये दो ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि आपका आर्टिफिशियल एसपीएम का एग्जांपल है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर आएगा आर्टिफिशियल एसपीएम का एग्जांपल तो आपको पर्चमेंट पेपर और सेलोफेन लिखना पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम में आएगा नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल तो आपको वेजिटेबल मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन लिखना पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं बोलता है, सिंपली बोलता है आप एग्जांपल दीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, तो आप दोनों में से किसी का भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आते हैं आपका जो मेन टॉपिक है जिस पे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम भी पढ़े होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो समझते हैं। ठीक है, मैं दो डायग्राम यहां बना रहा हूं, पहले डायग्राम समझा देता हूं, उसके बाद आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत सिंपल से समझ में आ जाएगा। परासरण दाब कहा जाता है हिंदी में। देखिए पहले ये डायग्राम जो है आपका ऑस्मोसिस का है, दोबारा मैं ऑस्मोसिस बता रहा हूं। एक तरफ आप देख रहे होंगे एक कंटेनर है, बीच में आपका क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस तरफ है हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और इस तरफ है आपका लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखिए मैंने लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ प्योर सॉल्वेंट लिख दिया है ब्रैकेट में। ठीक है, मतलब आप दो काम कर सकते हैं, या तो इधर भी पानी चीनी का घोल लीजिए, इधर भी पानी चीनी का घोल लीजिए, बस इधर चीनी का मात्रा ज्यादा है इसलिए हाई कंसंट्रेशन, इधर चीनी का मात्रा कम है इसलिए लो कंसंट्रेशन। ये कर सकते हैं। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि इधर पानी चीनी का घोल मत लीजिए, सिर्फ पानी लीजिए, इधर पानी चीनी का घोल और इधर सिर्फ पानी, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब या तो आप चीनी का मात्रा इसमें कम होना चाहिए या प्योर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, बीच में क्या है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है आपका। ठीक है, तो होता क्या है आप लोग जानते हैं। देखिए मैंने यहाँ डॉट 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 डाला है कुछ, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लिखिएगा अपने कॉपी में डॉट 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 बना दीजिएगा, वो आपका सॉल्यूट का पार्टिकल है। और इधर डॉट 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 थोड़ा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि इधर सॉल्यूट का पार्टिकल ज़्यादा है, इसलिए ये हाई कंसंट्रेशन है और ये लो कंसंट्रेशन है। मैंने आपको क्या बोला, हाई लो से ले सकते हैं, नहीं तो हाई एक तरफ लीजिए और एक तरफ सिर्फ प्योर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं आप। लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जगह आप प्योर पानी भी ले सकते हैं ऑस्मोसिस में। ठीक है, चलिए बीच में आपका क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, होता क्या ऑस्मोसिस में क्या होता है, सारा पानी किधर से किधर जाएगा, लो से हाई की तरफ, यही तो होता था ऑस्मोसिस, तो इसी को कहते थे। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये ऑस्मोसिस का बनाया है। ठीक है, जो आपको पहले पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए ये डायग्राम बनाना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको दोबारा बना दिया। ठीक है, अब समझिए, मैंने आपके ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के डिफरेंस में एक पॉइंट लिखवाया था कि ऑस्मोसिस को रोका और उल्टा किया जा सकता है, मतलब ऑस्मोसिस को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। सवाल है कैसे।
ठीक है। तो देखिए कैसे मैं बता रहा हूं, अगर हम लोग हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एक प्रेशर लगाएं, दाब लगाएं, देखिए पानी इधर जा रहा है, पानी इधर जा रहा है, अगर हम लोग यहां दाब लगा देंगे तो ये जो पानी का मूवमेंट है वो थोड़ा रुकेगा, ठीक है, क्योंकि इधर प्रेशर लग रहा है ना, अब पानी सोचेगा हम उधर ही रहें, ठीक है, यानी कि पानी का मूवमेंट को हम लोग लो से हाई की तरफ मूवमेंट रोक सकते हैं बशर्ते हम लोग हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ क्या लगा दें, प्रेशर लगाएं। तो प्रेशर लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो पिस्टन का यूज करते हैं। देखिए इस तरह पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन मूव कर सकते हैं आप, पिस्टन अंदर की जगह तो प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन बाहर की जगह तो प्रेशर घटेगा। तो इस पिस्टन की हेल्प से हम लोग प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। प्रेशर किधर लगाना है आपको, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। गलती से आप लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर नहीं लगा दीजिएगा, इधर लगा देंगे तो मूवमेंट और तेजी से हो जाएगा। अगर आप इधर एक प्रेशर लगाते हैं, आपके मन में आ रहा होगा कितना सर, ठीक है, तो ये कैलकुलेट होता है, ठीक है, इसका कैलकुलेशन आपको पढ़ना है, यही तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला क्या होता है। मान के चलिए कि एक प्रेशर है, मिनिमम प्रेशर है, मान लीजिए 5 एटीएम है, एटीएम प्रेशर का मात्रक होता है, ठीक है, 5 एटीएम प्रेशर अगर आपका कैलकुलेशन से आया 5 एटीएम, तो 5 एटीएम प्रेशर अगर आप इधर लगा दीजिएगा तो सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा। इसलिए देखिए मैंने कोई एरो नहीं डाला है, इस तरफ आपका एरो था लेकिन इधर आपका एरो नहीं है, वही फिनोमिना है, वही कंटेनर है, वही एसपीएम है, लेकिन यहां ऑस्मोसिस हो रहा है क्या, नहीं। कब, जब आप इस साइड एक प्रेशर लगा सकते हैं, एक प्रेशर लगा देते हैं जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो एक इतना मिनिमम प्रेशर, इतना न्यूनतम दाब किधर लगाना है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ लगाना है। क्यों लगाना है, ताकि सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक सके, या कह सकते हैं ऑस्मोसिस को रोक सकें। इसी मिनिमम प्रेशर को कहते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। डेफिनेशन देखिए आपका लिखा हुआ है, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, किधर लगाना है आपको, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ लगाना है, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, क्या रोकने के लिए, ऑस्मोसिस रोकने के लिए। किसका, ऑस्मोसिस किस चीज का होता है, सॉल्वेंट का, इनटू इट, मतलब इसकी तरफ। देखिए ऑस्मोसिस किसकी तरफ होता है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है। तो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो ऑस्मोसिस होता है उसको रोकने के लिए किससे होकर के, थ्रू एसपीएम, एसपीएम से होकर के, देखिए पूरा मैं आपको बता रहा हूं, एसपीएम से होकर के हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट का ऑस्मोसिस होता है, इसको रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ लगाया जाए उसे ही कहा जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए आपको डेफिनेशन में इतना बड़ा बात लिखा हुआ है, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अगर आपको इतना लंबा लाइन नहीं याद रहेगा तो टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस तक भी लिख सकते हैं आप। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो प्रेशर लगाया जाता है, मिनिमम प्रेशर लगाया जाता है, उसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हैं, आपने मैंने थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया। तो ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। मतलब अगर 5 एटीएम इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो आप अगर 5 से कम प्रेशर लगाते हैं, आप 1 एटीएम प्रेशर लगाते हैं तो ऑस्मोसिस नहीं रुकेगा, फिर ऑस्मोसिस होगा। 2 लगाएंगे फिर भी नहीं होगा, 3 लगाएंगे फिर भी नहीं होगा, 4 लगाएंगे फिर भी नहीं होगा, 5 एटीएम अगर आपने लगा दिया तो सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर हम लोग 5 एटीएम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दें तब क्या होगा, ठीक है, क्योंकि 5 लगा देंगे तो रुक जाएगा, 5 से कम में नहीं होगा, 5 से कम में तो सॉल्व मूव करेगा ही करेगा, लेकिन अगर 5 से ज्यादा लगा दें, हम लोगों ने मान लिया 6 एटीएम प्रेशर लगा दिया, तब क्या होगा, तब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब इस बार सॉल्वेंट इधर से इधर मूव नहीं, इधर से इधर मूव करेगा। समझ में आया आपका, मतलब सॉल्वेंट हाई से लो की तरफ मूव करेगा, जस्ट लाइक डिफ्यूजन, ठीक है। इसी फेनोमिना को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। देखिए डेफिनेशन कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर इज अप्लाइड टू, अगर अप्लाई किया जाए किधर, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ, देन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस, तब सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाई से लो की तरफ होता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, इस घटना को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, ये समझ में आ गया होगा। इसका फिगर मैं आपको मैंने बनाया नहीं है, एक काम करता हूं मैं इसी फिगर में रिवर्स ऑस्मोसिस का फिगर बना देता हूं, ठीक है। आप लोग तब तक इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं रिवर्स ऑस्मोसिस का फिगर बना रहा हूं, इधर आपका क्या है, ये आपका ऑस्मोसिस था, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब मैं रिवर्स ऑस्मोसिस का फिगर बना रहा हूं, इसी में बना देता हूं, ठीक है। देखिए मैं इसको मिटा दिया, देखिए इधर आपको प्रेशर लगाना है पिस्टन। एक चीज आप नोट कीजिएगा, इस तरफ का जो आपका इसका जो ये आपका जिस तरफ प्रेशर लगाना है इस तरफ बड़ा लीजिएगा और ये आपको नैरो लेना है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर लगाने के लिए पिस्टन कैसे घुसेगा, अगर ये आपका इसका जो माउथ कह सकते हैं ये बड़ा नहीं है तो, ठीक है। चलिए यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखते हैं अप्लाइड प्रेशर,
अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब समझ में आया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तब क्या होगा, अब ये एरो इधर हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। अब ये किस चीज़ का फिगर हो गया, ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस का फिगर हो गया, ठीक है। तो आप लोग रिवर्स ऑस्मोसिस डेफिनेशन लिखने के बाद ये फिगर भी नीचे बना दीजिएगा, ठीक। तो आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस आप लोगों ने देख लिया क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहां यूज होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस का जो यूज होता है वो होता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। अब बोलेगा डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर होता क्या है, समुद्री जल का, समुद्री जल जो होता है, सी वाटर जो होता है, उससे सॉल्ट को अलग करना, नमक को अलग करना। समुद्री जल में जो नमक होता है, सॉल्ट होता है, उसको अलग करना कहलाता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर समुद्री जल से यानी कि सी वाटर से आप सॉल्ट को तो कैसे अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे काम करेगा वो देखना है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि जैसे अगर सी वाटर में सॉल्ट है तो उसे छान के भी तो अलग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। छान के आप बड़े बड़े पार्टिकल को, बड़े बड़े सॉल्ट के पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल जो कि सॉल्ट के जो छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल जो कि पानी में घुले होते हैं, जिससे आप नॉर्मल कोई छांकने वाली चीज से आप उसे साफ मतलब सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वहां पर ही यूज होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, ठीक है। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा, मैं फिगर में पहले समझा देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ मैंने कंटेनर लिया है, इस तरफ है आपका सी वाटर, इस तरफ आपका फ्रेश वाटर। आपके मन में आ रहा होगा सर पहले से फ्रेश वाटर आपके पास कहां से था, तो पहले फ्रेश वाटर कुछ लेना पड़ता है, ठीक है। वो फ्रेश वाटर पहले से हम लोगों ने लिया, ये आपका हो गया लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये हो गया आपका हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मैं इधर ले देता हूं HC, इधर लेता हूं शॉर्ट में LC, ठीक है। लो कंसंट्रेटेड क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ पानी रहा वो भी आपका लो कंसंट्रेटेड होता है, और पानी में नमक है चूंकि, इसलिए सी वाटर है, और ये आपका हो गया हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और बीच में आपका क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आप सोचिए, अगर आपने प्रेशर नहीं लगाया होता तो क्या होता, अगर आप प्रेशर नहीं लगाते तो सारा पानी इधर चला जाता, ठीक है, बेड़ा गर्क हो जाता। इसलिए क्योंकि जो आपने फ्रेश, आपको करना क्या था, समुद्री जल सी वाटर को साफ करना था, उससे नमक अलग करना था, है ना, उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना था, पीने के लायक बनाना था, ठीक है। तो अगर आप कोई प्रेशर नहीं लगाएंगे तो जो पानी आपने लिया है वो पानी भी आपका इधर चला जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। अगर आपने कोई प्रेशर नहीं लगाया तो सारा पानी आपका इस तरफ आ जाएगा, और हो क्या जाएगा, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस तो लगना नहीं है, ठीक है। अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया किस तरफ, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, तब क्या होगा, तब ये पानी जो है इधर मूव करना बंद कर देगा। उसी मिनिमम प्रेशर को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन आपको वो भी नहीं करना है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाना है, ठीक है। किस तरफ, सी वाटर के साइड। अगर हम लोग इधर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाएं, अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएं, तब क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब फिर आपका सॉल्वेंट किधर से किधर मूव करेगा, हाई से लो की तरफ, माना सारा पानी जो है आपका इधर मूव करेगा। सिर्फ क्या मूव करेगा, सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं करेगा। यानी कि सी वाटर में नमक और पानी जो दोनों घुला हुआ था, इसमें आपका नमक यहीं रह जाएगा, लेकिन सारा पानी इधर मूव करेगा, ठीक है। किससे होकर के, एसपीएम से होकर के। तो सारा पानी जब इधर मूव करेगा तो धीरे 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 इस तरफ पानी का लेयर क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, और इसके बाद इधर इधर मूव करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ टेप लगा करके एक और कंटेनर लगा दिया है, ताकि यहाँ अगर पानी का लेयर बढ़ते जाए, जैसे जैसे यहाँ पानी जाएगा तैसे तैसे आप कलेक्ट कर सकते हैं फ्रेश वाटर को, ठीक है। तो आपने क्या किया, सी वाटर में से आपने प्योर वाटर को अलग किया, और वो भी ऐसा सी वाटर जिसमें नमक जो है आपका घुला हुआ था, जिसमें पार्टिकल नमक का बहुत छोटा था, उसको आपने रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए सारा पानी को अपने घर इकट्ठा किया। तो सी वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डीसैलिनेशन करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन भी देख लीजिए, सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड टू पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर का मतलब जो वाटर हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टेबल वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डीसैलिनेशन। और ये हो गया आपका डायग्राम, ठीक है। अब मैं आपको एक जनरल नॉलेज, जनरल चीज बता देता हूं, आपको सुन के समझ में आएगा। देखिए, आप लोगों ने पानी पिया होगा फिल्टर का, आप लोग के घर में हो सकता है फिल्टर लगा हुआ होगा, कैंट आरओ या कैंट यूवी, है ना, वो हो गया, या फिर एक्वागार्ड का आरओ, ठीक है। बहुत अलग अलग ब्रांड के लगा हुआ होगा। आप लोगों ने कभी सुना होगा आरओ, ठीक है, कैंट आरओ यूवी, ठीक। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैंट आरओ,
ठीक है। अब सवाल आता है कि ये आरओ क्या है, ठीक है, ये आरओ है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब केंट आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। आप समझ लीजिए कैसे। उसमें क्या है, आप लोग देखते हैं कि आपके घर में जो पानी आता है वो पीने लायक नहीं होता है, उसको पीने लायक बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, केंट यूज करते हैं। तो केंट क्या करता है, जो आपका जो नॉर्मल वाटर होता है, जो पीने लायक पानी नहीं होता है, उससे आप समझ सकते हैं सी वाटर, ये हो गया आपका नॉर्मल वाटर, ठीक है। और इस तरफ आपका हो गया फ्रेश वाटर, ठीक है। और इधर हम लोग उस केंट आरओ में, आरओ क्या है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब वहां पे रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होता होगा, मतलब गंदे पानी की तरफ आप ज्यादा प्रेशर लगाते होंगे, ठीक है। वो मशीन क्या करता है, गंदे पानी की तरफ ज्यादा प्रेशर लगाता है, किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो उससे साफ पानी अलग हो जाएगा, इसका मतलब जो पीने लायक पानी नहीं है उससे पीने लायक पानी बन जाएगा। इसका मतलब केंट में या फिर कोई भी एक्वागार्ड है या एक्वाग्रैंड है, बहुत तरह के ब्रांड है, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, सारे में आरओ जो होता है वो आरओ मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। और एक चीज यूज होता है यूवी, ये तो आपको पता ही होगा यूवी क्यों यूज होता है, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज इसलिए यूज होता है उस मशीन्स में ताकि पानी में बैक्टीरिया को मारा जा सकते। पानी में बैक्टीरिया को मारने के लिए यूवी यूज हो गया और पानी को साफ करने के लिए आरओ का यूज हो गया, ठीक है। इसका मतलब आपके घर में जो मशीन लगा हुआ उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा होगा। और आप देखिएगा कभी कभी उस मशीन के पास कान लगा के देखिएगा, सुनिएगा सॉरी, तो उसमें आपको आवाज़ आता होगा, कभी कभी मशीन चलता है तो एक आवाज़ आता है, वो आवाज़ इसलिए है क्योंकि उसमें प्रेशर लगता है, ठीक है। उसमें कौन सा प्रेशर लगता है? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगता है, उसी का आवाज़ उसमें आपको सुनाई देता होगा, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आप लोग समझ गए होंगे, उसका एप्लीकेशन भी देख लिए। आपके घर में अगर कोई पानी का वाटर फिल्टर है तो वहाँ भी रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपका हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब आपको लग रहा होगा कि ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक, ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है इसमें सिर्फ हम लोग थ्योरी देखे जा रहे हैं। अब आता है आपका फॉर्मूला वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ के बाद आपका आएगा न्यूमेरिकल वाला पार्ट, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बड़ा है और मैंने ये भी बोला था कि एक वीडियो में ये आपका कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये लंबा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो आप लोग समझ गए, ठीक है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। और इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन का यूज करते हैं। एक केमिस्ट थे जिन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाला, जिनका नाम था वान 't हॉफ। क्या नाम था? वान 't हॉफ, इसलिए नाम है वान 't हॉफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। इन्होंने जो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन लाया वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए था। अब आप बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए सॉल्यूशन दो तरह का होगा, एक होगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा हो उसको बोला जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कम हो उसे कहा जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कि लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूट का मात्रा कम होता है, उसी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है, ठीक है। और आपके एग्जाम में जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स आएगा या इस पे आपको जो भी न्यूमेरिकल बनाना है वो आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए वान 't हॉफ ने जो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाला वो दो इक्वेशन का मतलब कह सकते हैं मिक्सचर था। पहला था आपका बॉयल्स वान 't हॉफ लॉ और दूसरा है आपका गे-लुसाक्स वान 't हॉफ लॉ। वान 't हॉफ ने लाया लेकिन आप इन्होंने बॉयल के इक्वेशन को यूज किया और गे-लुसाक के वान 't हॉफ इक्वेशन को यूज किया, गे-लुसाक्स वान 't हॉफ लॉ, ठीक है। तो बॉयल का वान 't हॉफ लॉ क्या है समझिएगा। वान 't हॉफ ने क्या किया, बॉयल का इक्वेशन को लिया और गे-लुसाक के इक्वेशन को लिया। मेन केमिस्ट थे वान 't हॉफ और इक्वेशन किसका लिया उन्होंने, बॉयल का इक्वेशन के हेल्प से ये किया। तो बॉयल का वान 't हॉफ इक्वेशन क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जिसे आप पाई से रिप्रेजेंट करता है किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपके कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसमें जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, जो कंसंट्रेशन होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अगर आपका ताप कांस्टेंट है तब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कंसंट्रेशन में तो बहुत चीज आता है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन सब आता है, यहां क्या होगा, तो यहां जो कंसंट्रेशन यूज होगा वो होगा किसके इक्वल, मोलैरिटी, यानी कि नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। मोलैरिटी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि जो पहला वान 't हॉफ इक्वेशन है वो ये है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, जहां आप सी भी बोल सकते हैं आप इसे मोलैरिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप सी बोलिए या मोलैरिटी बोलिए, दोनों सेम है। कंसंट्रेशन में यहां पर क्या होगा, मोलैरिटी, इसलिए मैंने यहां लिख दिया मोलैरिटी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन या
मोलैरिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पाई प्रोपोर्शनल टू सी। ये हो गया आपका बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गेल-लुसाक्स वॉन्ट ऑफ लॉ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। इसका कहना है कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा ताप उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। पहला क्या बोला? जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, और दूसरा जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी, क्योंकि पाई सी के प्रोपोर्शनल भी है और पाई टी के प्रोपोर्शनल भी है, इसलिए सी टी हो गया। अब क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट दिया जाएगा, हमेशा कांस्टेंट दिया जाता है, और ये कांस्टेंट हो गया आपका आर। आप R को परिचित होंगे, R, हालांकि R को यहां सॉल्यूशन कांस्टेंट कहा जाता है, लेकिन इसका वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। जो आप लोगों ने याद किया होगा, आप लोगों ने हेनरी लॉ में भी यूज किया है, वो R आपका यहां पे यूज होगा, ठीक है। आप लोगों ने 11 क्लास में पढ़ा होगा R, ठीक है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू। मैं आपको न्यूमेरिकल बताते समय सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया I, पाई प्रोपोर्शनल टू R C T, ठीक। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आपको इधर साइड नहीं लिखना है, 1 मिनट, इसके बाद आपको इधर लिखना है, इधर, ठीक है। ये आपको लास्ट में लिखना है। तो ये हो गया पाई इक्वल टू आर सी टी हो गया। अब आर सी टी को लिखिए चाहे सी आर टी लिखिए, एक ही बात है, मैं इधर कर दिया हूं, ठीक है। अब देखिए सी, मैंने आपको क्या कहा? सी किसके बराबर होता है? मोलैरिटी, और मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल को मैं एन लिख रहा हूं, पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम से डिवाइड, एन बाई भी, सी के बदले एन बाई भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब भी को इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? पाई भी इक्वल टू एन आर टी। क्या हो जाएगा? पाई भी इक्वल टू एनआरटी। ये इक्वेशन देख के आपको कुछ याद आ रहा है? आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा, पी भी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, पी भी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो पी भी इक्वल टू एनआरटी या पाई भी इक्वल टू एनआरटी एक ही चीज हुआ है ना। पाई बस यहां पर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर आपका, ठीक है। पीवी में पी आपका प्रेशर होता है, यहां पाई है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस इक्वेशन को कहा जाता है वांट हॉफ इक्वेशन। क्या कहा जाता है? वांट ऑफ इक्वेशन, क्योंकि वांट ऑफ ने इसको लाया इसलिए इसका नाम था वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ ने दो इक्वेशन के हेल्प से ये काम किया, पहला बॉयल का वांट ऑफ और दूसरा गेलुसाक का। इन दोनों की मदद से पाई भी इक्वल टू एनआरटी, ये आपका आ गया फॉर्मूला। आप ये एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं या ये फॉर्मूला भी कह सकते हैं, यही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, ठीक है। जहां सी आपका, अगर ये लिखिएगा तो ये याद रखिएगा, सी आपका क्या है? मोलैरिटी, और यहां पर पाई भी इक्वल टू एनआरटी रखिएगा तो एन आपका क्या है? नंबर ऑफ मोल, ठीक है। आप किसी से भी न्यूमेरिकल बनाने समय आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, एक ही चीज है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है? क्योंकि देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। किस चीज का? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो वैसा चीज जो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे या सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करे, मैंने आपको बताया था वो सभी चीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करे, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करे, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो चूंकि पाई जो है आपका सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब इतना लिखने के बाद आपको ये लिखना है, इतना पूरा लिख देना है, इस साइड के बाद इस साइड, और लास्ट में आपको ये लाइन लिखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर इसलिए क्योंकि मोलैरिटी है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या कह सकते हैं सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड कर रहा है। सो इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों हुआ? अगर आपसे कोई पूछे कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, ठीक है, तो आपको यहां से यहां तक डिराइव कर देना है, ठीक। और ये आपका फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। इस पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए न्यूमेरिकल पार्ट आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और आज के लिए इतना ही होगा। थ्योरी रिमेंबर कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए इसके थ्योरी पार्ट को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।